नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, नायब सिंह सैनी ने अपनी एक ही घोषणा से ओबीसी वर्ग में अपना जलवा बनाना शुरू कर दिया है। आज अगर ओबीसी वर्ग के हरियाणा के ओबीसी वर्ग से बात करें तो बहुत खुश है, और उनकी खुशी का कारण ये है वो घोषणाएं जो नायब सिंह सैनी ने कल की ओबीसी वर्ग के लिए की। ओबीसी वर्ग की कुछ डिमांड्स थी जो हरियाणा में लागू नहीं थी, हालांकि वो केंद्र में लागू थी। जैसे हरियाणा में क्रीमी लेयर की जो लिमिट थी उसको 6 लाख रखा गया था, और केंद्र में ये लिमिट जो थी 8 लाख थी। ओबीसी वर्ग चाहता था कि इसे भी 8 लाख किया जाए। हालांकि जो पिछली मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उनका कहना था कि आप जितनी क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाते चले जाएंगे उससे गरीब जनता का फ़ायदा नहीं होगा, अमीर लोगों का ही फ़ायदा होगा, उस वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उनका फ़ायदा होगा। अगर आप 8 लाख देखें तो 8 लाख के हिसाब से एक परिवार की जो सैलरी है वो लगभग अगर 6 लाख उसे माना जाए तो वो 50,000 बनती है, और अगर 8 लाख कर दिया जाए तो लगभग 60,000 बनती है। तो 50-60 हज़ार के व्यक्ति को संपन्न ही माना जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जो रिजर्वेशन है उसका लाभ उस वर्ग के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, ना कि जो उस वर्ग के संपन्न लोगों को, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का मानना था। लेकिन जो ओबीसी वर्ग था वो इसे नहीं मानता था। उसका कहना था कि एक क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। आखिरकार जो केंद्र ने किया है 8 लाख, उसने भी कुछ सोच समझ कर किया है, तो हरियाणा में भी 8 लाख करना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने इस बात को मान लिया है और घोषणा कर दी है कि ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर होगा वो 8 लाख के ऊपर के लोगों को माना जाएगा, ना कि नीचे के लोगों को। ये एक बड़ी घोषणा है। दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने ये की है कि जो इनकम से, सैलरी से, वेतन से और जो खेती की आय होगी उसको आपकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये भी केंद्र में है, और 7 जजों की बेंच ने इस पर निर्णय दिया है। अब ये हरियाणा में लागू नहीं था, और इसे लेकर भी जो ओबीसी वर्ग है वो खासा नाराज था। अब उसको भी कर दिया गया है कि घोषणा की है नायब सिंह सैनी ने कि जो इनकम वेतन से होगी और खेती से होगी उसको परिवार की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके इलावा जो इनकम होगी, उसको जो बिजनेस की इनकम है उसको माना जाएगा कि ये इनकम है परिवार की। तीसरी जो बड़ी घोषणा की है, हरियाणा में जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए वो अभी तक मात्र 15% ही था, जबकि केंद्र में ये 10% है। हरियाणा में 2 तरह की जातियां हैं, कई जगह किया गया है इसको। जो थोड़ी संपन्न हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया है, जो थोड़ी कम संपन्न है उनको दूसरी कैटेगरी में। ये एक मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो दबा हुआ जो तबका है, जो वंचित तबका है, उसको लाभ मिलना चाहिए। बेसिक पर्पज़ ये है। तो हरियाणा में लगभग 5 जातियां हैं जिनको कैटेगरी ए में रखा गया है, BCA कहते हैं इसे। इसमें जो है वो गुर्जर, यादव, सैनी, लोध, एक आधी जाति और है जिसको शामिल किया गया था। रोड को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी, जाट को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और एक दूसरी जाति है, ये जो मैंने बताई, ये BCB में आती हैं, और BCA में आती हैं जो दस्तकारी किस्म का काम करती हैं, आर्टिसंस हैं, लोहार, खाती, सुनार, कुम्हार, कम्बोज, इस तरह की लगभग 75 जातियां जो हैं वो उसमें आती हैं। तो सैनी ने जो BCA हैं उनकी रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाकर अब 15% कर दी है, कि टोटल 27% है, उनकी लिमिट बढ़ाकर 16 कर दी है, जो पहले 10 थी, 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया है। और जो BCB हैं
उनकी पहले जो लिमिट थी वो 5% थी, उसको बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ ओबीसी वर्ग के नेताओं से बात हुई, वो इस बात को लेकर खासे खुश हैं कि उनकी ये मांगें मान ली गई हैं और अब इनका लाभ उनको होगा। एक और घोषणा नायब सैनी ने की, वो ये घोषणा की है कि जो बैकलॉग है उनको भी इन घोषणाओं के तहत भरा जाएगा। हालांकि उनका इस पर एक्स पर जो ट्विटर होता था, एक ट्वीट डाला गया था, उस ट्वीट को रिमूव कर लिया गया। क्या पर्पज़ है उसकी डिटेल तो अभी नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की हैं। अब मैं आपको इसके पॉलिटिकल मायने बता देता हूँ। हरियाणा में लगभग 28 से 30% जो है ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी वर्ग पिछले 2 चुनावों से बीजेपी को वोट देता रहा है। ओबीसी वर्ग अगर एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे दे तो बीजेपी का बेस इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हराना मेरी नज़र से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 30% जो है वो ओबीसी हो गया, 10% ब्राह्मण हो गया, 8% के करीब पंजाबी हो गया, तो 48% हो गया, 5-6% के करीब बनिया हैं, वो हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जातियां हैं जो बीजेपी को वोट करती हैं, जैसे रोड हो गया, दलित समाज में वाल्मीकि, धाणा, किस तरह के लोग हो गए। तो बीजेपी का जो वोटिंग बेस हो जाता है वो वोटिंग बेस लगभग 60% के करीब हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि लोकसभा में पिछली बार 2019 में बीजेपी को लगभग 58% वोट आया था। तो वो उसको आप बेस माने, और अगर बीजेपी उस वोट को कंसोलिडेट कर ले तो बीजेपी की तीसरी पारी भी जो है वो लग सकती है, क्योंकि गुर्जर समाज भी बड़ा समाज है। 11 सीटें जो हैं वो गुर्जर समाज प्रभावित करता है और वो भी बीजेपी के पक्ष में रहता है। सैनी समाज कुछ सीटें प्रभावित करता है, फिर अहीर समाज 10 से 11 सीटें प्रभावित करता है। 21 सीटों पर, 21 से 22 सीटों पर पंजाबी समाज का प्रभाव है, जो चुनाव का रुख बदलने के लिए सफिशिएंट वोट हैं। मैं खाली उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4-5% की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 10% से ऊपर जहाँ पर एक समाज एक सीट पर रहते हैं, तो ये अपने आप में इनके साथ अगर ओबीसी मिल जाए तो ब्राह्मण, महाजन, पंजाबी, रोड और ओबीसी समुदाय और दलित समुदाय का एक वर्ग ये मिल जाए तो बीजेपी के लिए काफ़ी वोट जो सीट जीतना है वो आसान है। लोकसभा के चुनाव में हालांकि बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, उसके बावजूद जो जीतने की संख्या बीजेपी और कांग्रेस की रही वो 50-50 रही। और अगर इसको विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी बीजेपी आज भी 44 सीटों पर आगे है। इतने बुरी एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल के राज के बाद, 10 साल के बाद सरकार को रिपीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बीजेपी अब इस जो अपना जो उसका वोट बैंक है उस पर भी वर्क कर रही है, और कुछ जो वर्ग उनको वोट नहीं देता है, जैसे कम वोट देता है, सारा तो नहीं कहा जा सकता, जो वर्ग कम वोट देता है उस पर भी वर्क कर रही है, जैसे किरण चौधरी को पार्टी में ले आना, और जो सामाजिक समीकरण है उसे भी ठीक से बिठाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर कोशिश की जा रही है। कल एक तरह से ये घोषणा कर दी गई कि जिन मिनिस्टर्स के या जिन विधायकों की सीटों पर लोकसभा में हारे हैं उनको टिकट देते हुए 2 बार सोचा जाएगा। तो अगर बीजेपी जम के, जो कि बीजेपी का एक तरह से नेचर है, इस बार 2024 में वो गड़बड़ा गया, काफ़ी अंदरूनी भीतरघात हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जो कांग्रेस की प्रॉब्लम रहती थी आई। अगर उसको ठीक करके बीजेपी फिर जुट जाती है और अपने स्वभाव के अनुरूप चुनाव लड़ती है तो एक बार फिर बीजेपी जो है मैदान में आ सकती है और तीसरी टर्म भी जीत सकती है। तो फिलहाल नायब सैनी को लेकर ओबीसी समाज में काफ़ी खुशी की लहर है और ये माना जा रहा है कि नायब सैनी अब अपनी करनी पर आ गए हैं और जो
पिछली सरकारों में कुछ गलतियां हुई उनको दूर करने में लग गए हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज ओन, ही इज़ हिज ओन मैन, ये अंग्रेज़ी की कहावतें हैं। यानी अब ये व्यक्ति अपना दम ठोकने लगा है, अब ये किसी के प्रभाव में नहीं चल रहा है और अपने दम से आगे बढ़ने लगा है। पार्टी सीखी है या नायब सिंह सीखे हैं ये तो देखने की बात होगी, लेकिन पार्टी अब अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपनी जो कार्रवाई नहीं कर पा रही थी अपने वोट बैंक के लिए, वो करने में जुट गई है। साथियों, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। इस मुद्दे में इतना ही। साथियों, अगर हमारा विश्लेषण पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक का बटन हमारे उत्साह को काफ़ी बढ़ाता है और हमें उसका लाभ भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।